हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन जो बुक उन लोगों के पास है, मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो अभी तक हम लोग जो है इस वाले वीडियो के अंदर, इस वाले बुक के अंदर लेसन नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दी है हमने पूरी की पूरी। तीनों लेसन्स की वीडियो जो है आपको लेक्चर के थ्रू आपको मिल चुके हैं, और जाइए जल्दी चैनल पर आप देख लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गया आपका। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका सबसे पहला जो लेसन है वो आता है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप लोग जो बीए कर रहे हैं इसके अंदर भी, और अगर आप इन फ्यूचर में बीएड करते हैं तो बीएड में भी जीन पियाजे वाला जो लेसन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा कि आने वाले टाइम में भी आपको जो बेनिफिशियल हो सके। तो जैसा कि हम लोग 3 लेसन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, और यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में जो सबसे पहला हमारा जो लेसन आएगा, जीन पियाजे वाला, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेसन को वीडियो देरी ना करते हुए। लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि आप जब ये लेसन पढ़ोगे तो उसके बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलने वाला है। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय को समझना, पियाजे के सिद्धांत के आधारभूत अवधारणा, आत्मसात्यकरण, समायोजन और साम्य धारण क्या है, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा। तो ये जो व्यक्ति है आपके जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को यही जो है जीन पियाजे हैं, जिनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 में हुई। स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और स्विट्जरलैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और इनको जो है बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको जाना जाता है। पियाजे को बाल विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में जाना जाता है। जो बात बताई जाती है कि जो जीन पियाजे थे, उन्होंने जो है बच्चे के विकास में यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अमूल्य योगदान दिया है, और इसीलिए इनको उसमें जाना जाता है। शुरुआती दिनों में पियाजे की जो रुचि थी वो प्राणी विज्ञान में थी, परंतु जैसे वो बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, और उसके बाद में जब उन्होंने एल्बिनो गोरेया पर एक लेख लिखा, और 15 वर्ष तक की आयु तक मोल्स पर प्रकाशित रचनाओं ने उन्हें यूरोपीय जीव विज्ञानियों के बीच में प्रतिष्ठा दिलवाई, और 15 वर्ष तक आते आते वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब 1921 के अंदर जीन पियाजे ने जिनेवा के जे जे रूसो संस्थान के निर्देशक बनकर स्विट्जरलैंड वापस लौटे। अब 1921 के अंदर क्या हुआ, जीन पियाजे जो थे, जिनेवा जो एक जगह है, वहाँ पे रूसो संस्थान जो थी, वहाँ पे रूसो संस्थान के निर्देशक, ठीक है, और वो बनकर जो है वो स्विट्जरलैंड वापस आए। और सन 1925 से 29 तक पियाजे ने मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और विज्ञान, इन सभी क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने जो है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम भी किया है। और वहीं 1929 में जीन पियाजे ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो है उसमें निदेशक के पद को भी स्वीकार किया था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो स्टूडेंट्स, संज्ञानात्मक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को गहराई से जानना। संज्ञानात्मक विकास सूचनाओं के भंडार में नए तथ्यों यानी कि जो फैक्ट होते हैं, विचार, उनको शामिल करने में बहुत अधिक है। पियाजे बोलते हैं कि हमारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो मौलिक रूप से बदलती रहती है। फंडामेंटल रूप से जो है वो चीज़ें, जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। क्योंकि जन्म से लेकर जब जवानी तक यानी कि परिपक्वता तक हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। पियाजे बोलते हैं कि जैविक परिपक्वता, गतिविधि और सामाजिक अनुभव साम्य धारण नाम के 4 कारकों की पहचान है, जो चिंतन में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एकीकृत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक मॉडल दिया जो इस तथ्य पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे समझते हैं और अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार वो क्रिया करते हैं और समझ को विकसित करते हैं। आने वाले भाग में हम पियाजे के विचारों को बारीकी से भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पियाजे ने 1983 में मानव शिशु पैदा होते ही संज्ञानात्मक प्राणी के रूप में व्यवहार करने नहीं करने लगते। यानी कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ और पैदा होते ही बच्चा जो है बिल्कुल संज्ञानात्मक व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे गतिविधियों की सहायता से वो आगे आगे जाकर जो है मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं वे अपने विविध अनुभव को व्यवस्थित करना सीखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है उसके कुछ लक्षण और उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के लक्षण और उसकी विशेषताएं। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखने को सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। अब इन्होंने क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं, तो उसमें सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी अधिगम है ना,
वो एक एक्टिव और गतिशील प्रक्रिया माना गया है उसको। जो पहले रिसर्च करता थे, जितने भी शोध करता थे, उन्होंने अंतर्दृष्टि पर अधिक बल दिया, जबकि आधुनिक संज्ञानवादियों ने चिंतन की प्रक्रिया, स्कीमा और संज्ञानात्मक संरचनाओं को अधिक महत्व दिया है। तो जो पहले के शोधकर्ता थे वो बोलते थे अंतर्दृष्टि पर अधिक बल देते थे, और जो आज हैं वर्तमान में जो आधुनिक संज्ञानवादी जितने भी हैं, वो किस पर विचार करते हैं, वो चिंतन की प्रक्रिया पर, स्कीमा पर विचार करते हैं। अब इस दृष्टिकोण में परिपक्वता को संज्ञानवादी संरचना में बदलाव और विकास के लिए मुख्य कारक माना गया है। अब इसमें बोला गया है कि जो संज्ञानवादी संरचना में बदलाव होता है ना और विकास होता है, उसके लिए मुख्य कारक बताया गया है इस दृष्टिकोण में। और संज्ञानात्मक विकास इस बात पर भी बल देता है कि बच्चे किस प्रकार चिंतन और खोज करते हैं। अब देखो संज्ञानात्मक विकास से क्या पता चलता है, एक चीज़ ये भी पता चलती है कि बच्चे जो है वो किस प्रकार से चिंतन करते हैं, किस प्रकार से किसी चीज़ को खोज करते हैं। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और निपटान का विकास है, जो बच्चे को अपने आसपास के वातावरण के बारे में चिंतन करने और उसे समझने में सहायता करता है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसमें पॉइंट आता है कि जो जीन पियाजे हैं, तो जीन पियाजे के सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी अवधारणाएं, तो यहाँ पर उसमें पॉइंट दिए गए हैं कुछ, कि जीन पियाजे जो है, उन्होंने जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, सबसे पहला है संगठन। वो बोलते हैं कि संगठन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण से डायरेक्ट संपर्क के बिना भी शिशु में आंतरिक रूप से होती है। मतलब चाहे पर्यावरण से सीधा संपर्क हो या ना हो, आंतरिक रूप से जो वो चीज़ उसके अंदर होने लगती है। शिशु अपनी चिंतन प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक संरचना में संगठित करने की प्रवृत्ति के साथ में जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे ये मनोवैज्ञानिक संरचना संसार को समझने और वातावरण के साथ में संबंध क्रिया करने के प्रणाली के अंदर देखी जाती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक शिशु है और एक समय पर तो ये किसी वस्तु को देखते हैं या अपने हाथों से संपर्क में आने पर उसे पकड़ लेते हैं, पर एक समय में देखने और पकड़ने की क्रियाओं का जो है तालमेल नहीं कर पाते। जैसे जैसे बड़े होते हैं वह इन दो व्यवहारगत संरचनाओं को संगठित कर लेते हैं और एक समन्वित संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये क्या है, संगठन का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ों की जो स्थिति है वो उसको संगठित कर रहे हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, उसको आपने कोई चीज़ दी तो वो उसको देख रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके हाथ पे कोई चीज़ आपने पकड़ाई तो उसको पकड़ भी रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि धीरे धीरे बच्चा जो है ना, उन दोनों के बीच जो तालमेल नहीं बिठा पाता। जिस चीज़ को देख रहा है तो वो जो हाथ में पकड़ रही है उसको छोड़ देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, और इन संरचनाओं को स्कीमा कहा गया है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर अनुकूलन। दूसरा पॉइंट है अनुकूलन। पियाजे ने बोला है कि जो मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को संगठित करने की प्रवृत्ति के अलावा मनुष्यों को वातावरण के प्रति अनुकूलन की प्रवृत्ति भी विरासत में मिली है, लेगेसी में मिली है। अनुकूलन साम्य धारण वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने की एक मानव प्रवृत्ति है, उसके अंदर एक बैलेंस बनाने की जो है मानव प्रवृत्ति है, जिसमें डायरेक्ट रूप से स्कीमा का निर्माण शामिल है। एक जटिल स्कीमा होता है और एक सरल स्कीमा होता है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कीमा जो कि मतलब सोच जो होती है, जैसे हमने कहा कोई आपने पहले किसी चीज़ को सोचा था, समझा था, तो वो आपका जटिल स्कीमा था, तो आपने उसको सोच के रखा। एक परिवर्तित स्कीमा होगा कि आपने कोई चीज़ सुनी और उसको आपको लगा कि ऐसे नहीं है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, चप्पल पहनना शुरू करता है तो वो उल्टी चप्पल पहन लेता है। तो धीरे 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 क्या करेगा, वो उसने वही पहनना स्टार्ट कर दिया, पर जैसे ही वो समझदार होगा तो वो उस पुराने स्कीमा को ख़त्म करेगा और वो फिर सीखेगा कि ये चप्पल जो है पहनी तो जाती है पर ये सीधी पहनी जाती है ना। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर वो देखेगा। और इसमें 3 आधारभूत प्रक्रियाएं आती हैं: आत्मसात्यकरण, समायोजन और साम्यावस्था। तो तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। आत्मसात्यकरण का मतलब क्या है, जब हम अपने आसपास के वातावरण में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए जो वर्तमान की जो स्कीमाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आत्मसात्यकरण। कि जो भी हमारे सामने हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं, तो वो हमारा जो वर्तमान स्कीमा वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। दूसरा हमारा यहाँ पर हम देखें तो समायोजन। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक संरचनाओं में या संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करता है, यानी कि बदलाव करता है, तो उस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। कि भाई जो पहले उसको कोई चीज़ थी, उसके बाद में वो जो धीरे धीरे उसको जो है वो बदल रहा है, उसके अंदर चीज़ों को जैसे परिवर्तित कर रहा है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक बच्चा जब बिल्ली को देखता है तो उसे कुत्ता कहकर बताता है, क्योंकि वो उसको नहीं पता कि देखो वो एक जैसा लग रहा है, उसके 4 पैर, एक मूंछ, है ना, सब कुछ सेम, पर एक स्कीमा बना हुआ है। लेकिन जब बच्चे को कुत्ते की अलग अलग विशेषताओं के बारे में समझाया जाता है तो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर स्कीमा के अंदर ना चीज़ों को बदलाव करता है, संशोधन करता है और एक नया स्कीमा विकसित कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे समायोजन। तो समायोजन भी समझ में आ गया आपको, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस जो जो इतना मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। फिर आता है साम्य अवस्था। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। तो साम्य अवस्था क्या है, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो स्थिर दर से नहीं है बल्कि अस्थिर रूप से वृद्धि करता है।
जब मस्तिष्क में तेजी से संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं, जब बच्चे असमान साम्यावस्था और संज्ञानात्मक परेशानी की स्थिति के अंदर होता है। तो साम्यावस्था क्या हो गई, इसमें बताया गया धीरे से। यहाँ पर देखो ये किस तरीके से काम करती है। यदि हम किसी विशेष पूर्व स्थिति का ज्ञान को, किसी घटना को या स्थिति को समझने का प्रयोग करते हैं, वह स्कीमा काम करता है, तो साम्यावस्था मौजूद है वहाँ पर। स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देता तो असमाव्यवस्था की स्थिति होती है। यानी कि साम्यावस्था का मतलब है कि जो आपका स्कीमा आपको चीज़ें पहुंचा रहा है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसका आंसर समझ पा रहे हो और आप उससे संतुष्ट हो, तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पर आपकी साम्यावस्था की जो स्थिति वहाँ पर मौजूद है। पर अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है और वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है डिसबैलेंस हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो असाम्यावस्था हो जाएगी आपकी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है एसिमिलेशन दिया गया है, फिर इक्विलिब्रेशन दिया गया है, न्यू सिचुएशन दिया गया है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में वो कमेंडेशन यानी कि वहाँ पे खाली अवस्था दी गई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ज्ञान निर्मित होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, तो हम जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास के चरण रूप से विस्तार में वर्णन किया है। पियाजे का माना है कि सभी बच्चों में मानसिक संरचना या संगठन हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। अब वो संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण शामिल हैं इसके अंदर। उनके अनुसार एक ही उम्र के बच्चे जो है मानसिक क्षमताओं में मामले में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके विकास का पैटर्न जो है वो जिस क्रम में दक्षता विकसित होती है वह बहुत सीमा तक एक जैसा और सार्वभौमिक होता है। बच्चों के सीखने के तरीके पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में नए कौशल का अर्जन होगा, यानी कि अर्जन मतलब उसको एक्वायर करेगा बच्चा, और अलग अलग चरण के अंदर समापन होगा उसका धीरे धीरे। तो यहाँ पर उसने कुछ चरण बताए, 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। पहला, सभी चरण सार्वभौमिक हैं। ये माना जाता है कि सभी बच्चों के विकास के लिए 4 चरण इसके अंदर शामिल होते हैं। पियाजे ने इस विकास को क्रम मानव मस्तिष्क के जीव विकास में निहित माना है। दूसरा, विकास चरण विभिन्न चरण विकास का एक सामान्य सिद्धांत प्रदान करते हैं, जिसमें समझ, ज्ञान और आयाम ये सब चीज़ें हैं। फिर प्रत्येक चरण उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक संरचना और क्षमताओं को चित्रित करता है। और फिर चरण व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई है। अब इसमें कुछ चरण बताए गए हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला कि बीएड के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है कि विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी सेंसरी मोटर यानी कि संवेद पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके बारे में अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मैंने बताया ना कि बीएड में भी पूछा जाता है। तो जो संवेद पेशीय जो अवस्था है वो कौन सी होती है, 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बताया गया कि बच्चा जो है अनुभव, ज्ञान, पर्यावरण के साथ में केवल प्रत्यक्ष संवेदी और मांसपेशी अंतक्रिया तक ही सीमित है, जिसमें भी देखना, सुनना, हिलना, छूना, चखना ये सब शामिल है। और इस चरण में बच्चा प्रतिक्रियाओं, इंद्रियों, गतिविधि और क्रियाओं के माध्यम से सीखना स्टार्ट करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस। संवेदी पेशीय अवस्था में क्या होता है, एक शिशु जो है ना अपने आसपास की वस्तुओं पर प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देता है। अब बच्चे को यह एहसास होने लगता है कि आसपास की वस्तु उससे अलग है, उसका अपना स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व होता है। मानसिक प्रतिनिधि की मेंटल रिप्रेजेंटेशन के निर्माण की महत्वपूर्ण क्षमता यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कोई वस्तु जो है शुरुआती महीनों में बच्चे के सामने दृष्टि से ओझल, दिमाग से ओझल की चाल शिशु का ध्यान भटकाने, हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हम करते हैं कोई चीज़ दी, हमने अचानक से एकदम बहुत तेजी से हाथ हिलाया और उसको गायब कर दिया, तो जिससे कि वस्तु को शिशु की आंखों से सामने से हटा दिया जाता है। और परंतु जन्म के कुछ महीने बाद ऐसा करने पर बच्चा ये महसूस करना शुरू कर देता है कि वास्तव में मौजूद है, भले ही वह उसे देख ना सके, वो चीज़ वहाँ पर है, वो रोने लगता है। यदि आप किसी खिलौने को कंबल में छिपाते हैं तो बच्चा खिलौने का पता लगाने के लिए कंबल को उठाने और उसमें झांकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि खिलौना अभी भी मौजूद है। दूसरा आता है आपका इसमें गोल डायरेक्टेड एक्शन। अब ये क्या है, लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया। अब संवेदी पेशी अवस्था में दूसरी बड़ी उपलब्धि जो है वो लक्ष्य निर्देशित प्रक्रियाओं की शुरुआत है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा है ना वो एक टारगेट तक पहुंचने के लिए तरीकों को व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारे रंगीन वस्तुओं में भरा प्लास्टिक का डब्बा जिस पर ढक्कन लगा है, अब उसके बारे में सोचें जिसे केवल 6 महीने के बच्चे को दे दिया जाए। ये बच्चा उसमें संवेदशील अवस्था की बुनियादी क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है। वह ढक्कन को खोलकर डिब्बे को उलट करके जाम होने पर उसे हिलाकर और खिलौनों को बाहर निकाल कर खेलने लगेगा, जो ये दर्शाता है कि वह एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो गया। लक्ष्य निर्धारित, उसको पता चल गया कि इसके अंदर खिलौने हैं और इससे खेलना है। उसके बाद में आता है सेमियोटिक फंक्शन यानी कि सांकेतिक क्रिया इस अवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बोला जाता है कि अनुपस्थिति में प्रतीकों के माध्यम से काम करने की क्षमता। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को घोड़े के विषय में पढ़ाते हुए घोड़े शब्द को दिखाइए, घोड़े की तस्वीर को दिखाइए, झाड़ू पर बैठकर घोड़े की सवारी करने का नाटक कीजिए, तो ये बच्चा जो अच्छी तरीके से उसको समझ जाएगा।
उदाहरण के लिए आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे अक्सर एक खाली कप के से पीने का नाटक करते हैं या अपने बालों में कंघी घुमाते हुए दिखाते हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु किस लिए है। उनका इस तरह का व्यवहार ये दर्शाता है कि इस स्तर पर बच्चे के स्कीमा जो है बहुत सामान्य प्रकृति होते हैं और वो उस चीज़ को समझने लगा है। उसके बाद में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष के बाद में 7 वर्ष तक चलती है। इसके अंदर 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जारी रहती है अवस्था, और इस अवस्था में बच्चा जो है वो मानसिक क्रियाकलापों को सीखता है और धीरे धीरे चिंतन की क्षमता का भी विकास कर लेता है और केवल एक दिशा में सोचने की ही सीमित रहता है। अब इसके अंदर चरण दिखाए गए हैं, जैसे जीववाद। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जीववाद की पहचान की जा सकती है। बच्चे ये मानने लगते हैं कि निर्जीव वस्तुएं भी क्रियाएं करती है। देखा होगा आपने बहुत सारे जो ये छोटे बच्चे द्वारा जो है किसी भी घटना, और जैसे कि उदाहरण के लिए एक अवस्था पर बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर उसका एक भाई है तो उसके भाई का भी एक भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कुछ भी। उसके बाद में आता है आपका अहंकारवाद और आत्म केंद्रीकरण भाषण। इस स्तर पर बच्चे की विचार प्रक्रिया अत्यधिक मात्रा में अहंकारवाद को प्रदर्शित करती है। पियाजे का मानना था कि जब बच्चे पहली बार मानसिक रूप से दुनिया को समझते हैं तो वे केवल अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आता आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब पियाजे के अनुसार लगभग 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलने वाले मूर्त सक्रियात्मक चरण संज्ञानात्मक विकास को एक नया मोड़ देता है। इसमें बच्चों की मानसिक क्षमताएं पहले चरणों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होगी, लचीली होगी। जैसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, इस चरण में बच्चों में उल्लेखनीय तार्किक क्षमताओं को दर्शाता है। अब वे तर्क और मानसिक प्रक्रिया को उपयोग कर सकते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर हो जाती है। और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। अब इसके अंदर बच्चा क्या था, धीरे धीरे जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वजन और उस चीज़ के बारे में, कि बच्चे के सामने अगर 2 प्रकार की कैंडी दे दो, एक में ज़्यादा है और एक में कम है, पर एक में जो कम है वो थोड़ी बड़ी कैंडी है, वो वजन के बराबर है, तो बच्चे को दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि परिवर्तनीयता की जो क्षमता है वो भी समझ जाता है बच्चा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ाया कि उसे पता चल गया कि एक बहन है तो उसकी भी बहन की भी एक बहन है, ये सब चीज़ें उसे समझ में आ जाएगी। फिर क्लासिफिकेशन, कि वो चीज़ों को वर्ग में बांटना समझ में आ जाएगा कि भाई अधिक पेंसिल जो है बच्चा जो है समझ में आ जाएगा ना, पीली पेंसिल, सफ़ेद पेंसिल, उसको अलग अलग तरीके से उसमें बांट दिया जाए। जैसे एक बच्चा है, उसको 4 पेंसिल दे दी, 2 सफ़ेद पेंसिल दिखाई है और उससे पूछा था कि क्या पीली पेंसिल अधिक है या पेंसिल है, तो जहाँ बच्चा एक छोटा सा बच्चा है तो अधिक पीली पेंसिल कहेगा, वहीं जो दूसरा बच्चा है वो क्या कहेगा, अधिक पेंसिल कहेगा, क्योंकि पीली हो या सफ़ेद सभी पेंसिल है। उसके बाद में आता है आपका इसके अंदर जो श्रृंखलाबंध, सीरिएशन। इसमें बोला गया कि बच्चा क्या करता है, सीरीज़। इसमें बोला गया देखो
ऐसा पाया गया कि 8 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में लगाने का कार्य कुशलता से करने में सक्षम रहेंगे। अगर उनको एक टेबल पर बहुत सारी छड़ी रख दी तो वो अच्छी तरीके से श्रृंखला में लगा देंगे, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरीके से। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, ये आपकी 11 वर्ष से चलती है व्यस्तता तक। इसके अंदर बताया गया किशोरों के अंदर जो है समझने के लिए जो चीज़ों को, घटनाओं का आवश्यकता नहीं होती है, और वो अमूर्त, व्यवस्थित और वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता को विकसित हो जाती है धीरे धीरे। उसके बाद में परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता, पियाजे के अनुसार इस चरण में उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमताओं व संरचनाओं का विकास होने लगता है धीरे धीरे। फिर अमूर्त चिंतन आता है, इसमें जो है विपरीत, जहाँ बच्चे की मानसिक सक्रिय काफ़ी हद तक मूर्त अवधारणाओं पर आधारित होती है। इस स्तर पर युवाओं का चिंतन अधिकतात्मक अमूर्त चीज़ों पर आधारित होता है। फिर उसके बाद में काल्पनिक, इमेजनरी ऑडियंस, इस अवस्था के युवाओं में स्वयं और दूसरों के बीच संबंध भी प्रकट होते हैं और युवा यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वे सभी के ध्यान और चिंतन का केंद्र है और सभी उनके बारे में सोचते हैं। ऐसा होता है काल्पनिक वाला, है ना। फिर आता है व्यक्तिगत, पर्सनल फेबल, यानी कि इस स्तर पर आमतौर पर युवाओं द्वारा ऐसा एहसास किया जाता है कि अन्य लोग उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनके बारे में वो सोच रहे हैं, फिर वो अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने लगते हैं ना, कि राजकुमारियों की तरह सोचना स्टार्ट कर देते हैं ये। फिर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, PSA जिसे हम बोलते हैं, तो बच्चा जो है इसके अंदर PSA स्किल को जो है वो डेवलप कर लेता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो लेसन था जीन पियाजे वाला, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।